हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे कि आपने सीएसएस के क्वेश्चन, सीएसएस और पीएमएस दोनों के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन किस तरह से लिखना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपने हर क्वेश्चन में लाजमी लिखनी है, ऐसे और जीएसए के अलावा। समटाइम्स तो आप जीएसए में भी ऐड करे होंगे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आप नहीं भी करते क्योंकि उसके मार्क्स की डिवीजन जो है वो डिफरेंटली होती है। वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। अब इंपॉर्टेंस क्या है एक इंट्रोडक्शन की और कंक्लूजन की। इंट्रोडक्शन और जो होता है वो आपके एग्जामिनर के लिए एक टोन सेट करके देता है। एग्जामिनर ये देखता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आप लेके चलेंगे, यानी कि आप पूरे क्वेश्चन का ओवरव्यू देते हैं अपने इंट्रोडक्शन में, ठीक है। उसके बाद जो कंक्लूजन होता है वो एक क्लोजर होता है आपके पूरे क्वेश्चन का। उसमें आप क्या करते हो, समराइज करते हो जो भी आपने लिखा है उसको। उसके अलावा जो भी आपने स्टांस लिया था क्वेश्चन में उसको आप री इन्फोर्स करते हो, यानी कि अपने स्टांस को रीस्टेट करते हो। कोई भी न्यू चीज़ जो है वो आप कंक्लूजन में ऐड नहीं करते। तो इनके स्ट्रक्चर को समझना और इनकी डिटेल को समझना ज़रूरी है, ताकि आप अपने सारे क्वेश्चंस में, ये जो मैंने अभी आपके लिए एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है, अगर आप अपने सारे क्वेश्चंस में ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन ना सिर्फ स्टैंड आउट करेगा बल्कि आपके क्वेश्चन की क्लैरिटी एग्जामिनर को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर में डाइव इन करने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन से वो जनरल क्वेश्चंस हैं जो कि एक कैंडिडेट मोस्टली एक कैंडिडेट जो है वो पूछता है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के बारे में। तो सबसे पहले देखें कि यहाँ पे मैंने लिखा कि क्या हर क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होना चाहिए, तो इसका आंसर है येस। आपने हर क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना है। जीएसए को आप निकाल दें और एसए को आप यहाँ पे निकाल दें। उसके अलावा आप हर क्वेश्चन में पाक अफेयर्स के, करंट अफेयर्स के, इस्लामियात के, इसके अलावा अगर आपके कोई भी ऑप्शनल हैं, आईआर है, पोल साइंस है, सब में आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आप लाजमी ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि आप वन लाइनर के इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिख सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि वो वन और टू लाइनर जो है वो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों को दे रहे होते हैं। ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने 20 मार्क्स के हिसाब से जो है वो डिवीजन करनी होती है। तो इसके लिए ये अप्रोप्रिएट है और ये डिमांड भी है एग्जामिनर की कि आप एक अच्छा सा पोर्शन जो है वो इंट्रोडक्शन को और एक अच्छा पोर्शन जो है वो आप कंक्लूजन को लाजमी दें, ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो स्टैंड आउट करे और आपको जो है अच्छे मार्क्स आप अचीव कर सको। उसके बाद हमारे पास तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि कितना लेंथी होना चाहिए आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। लाइक आपका आधा पेज होना चाहिए, पूरा पेज होना चाहिए, तो इसकी डिटेल जो है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की लेंथ की वो हम स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कोर्स को ऐड करना लाजमी है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में। तो देखिए ये जो है ना डिपेंड करता है आपकी टोन पे, आपने क्वेश्चन को किस तरह से लेके चलना है, ये उस पर डिपेंड करता है। बट अगर आप ऐड करेंगे कोर्स को विद रेफरेंसेस, स्टैटिस्टिक्स आपको ऐड कर देते हैं, फैक्ट्स आपको ऐड कर देते हैं, तो वो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छा प्रेजेंटेबल लगेगा और स्टैंड आउट भी करेगा, ठीक है। तो सम हाउ इट इज़ येस, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में जो है वो नहीं भी डिमांड होती है। कुछ क्वेश्चंस में आप वैसे ही आपके पास डेटा इतना ज़्यादा अच्छा होता है तो उसमें लाजमी नहीं है कि आप लाजमी ही ऐड करो, बट इसको आप 70-30 की रेशो दे सकते हो कि 70% क्वेश्चन में आप ऐड करो, 30% क्वेश्चन में जो है वो आप इसको ना भी ऐड करो, तो इट विल बी ओके। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है कि इज इट ओके टू इंक्लूड स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट इन इंट्रोडक्शन। येस, इट इज़ टोटली ओके, आप ऐड कर सकते हो। कुछ कभी कभी आपको ये बताया जाता है कि आपने इंट्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा जेनेरिक लिखना है, आपने बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें ऐड नहीं करनी, तो ये बिल्कुल गलत है। आप जितना ज़्यादा अपने इंट्रोडक्शन में स्पेसिफिक होगे, ऑब्वियसली आप अपनी सारी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स तो नहीं लिख दोगे अपने इंट्रोडक्शन में, लेकिन आप जो है अपना एक स्टांस जो है ना वो आप इसमें अगर बता दो तो वो एक बहुत अच्छा हो जाता है। इससे क्या होता है, क्लैरिटी आती है एग्जामिनर को, उसको पता चलता है कि आपकी ओवरऑल टोन क्या होगी, ठीक है। तो आपकी ओवरऑल टोन जो है वो एग्जामिनर समझ जाता है। तो उसके अलावा एक बहुत कॉमन जो है वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप प्रोनाउंस या फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो है वो आप यूज़ करोगे इंट्रोडक्शन में या ओवरऑल अपने पूरे पेपर में या नहीं। तो इसका आंसर है अ बिग नो। आप जो है वो फर्स्ट पर्सन यूज़ नहीं कर सकते, आप आई यूज़ नहीं कर सकते, वी यूज़ नहीं कर सकते, आप ऐसा कुछ यूज़ नहीं करोगे। उसके अलावा आप यू भी यूज़ नहीं करोगे। आपको जो है वो एक थर्ड पर्सन वाली अप्रोच लेकर चलनी होती है, या आप वन यूज़ करते हो या इस तरह का कुछ, जिससे जो है कोई भी चीज़ स्पेसिफिक ना हो, और आई वी तो आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद जो है एक कॉमन परसेप्शन है कि आपको कंक्लूजन क्वेश्चन से एंड करना है क्या, तो इसका भी आंसर है नो। आपने कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी, आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखना, एंड पे आपने कंक्लूजन जो है वो एक पॉजिटिव रिमार्क पे खत्म कर देना है, और इसकी डिटेल जो है वो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो हमारे पास अब आ जाता है सबसे पहले इंट्रोडक्शन किस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ब्रेकडाउन है इंट्रोडक्शन का, आप इसको देखें। सबसे पहले तो इसकी लेंथ पे हम बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन की जो है वो आप मिनिमम 1.5 मिनिमम और मैक्सिमम कर लें। मैक्सिमम 1.5 तो आप लाजमी दें, उसके अलावा आप 1.2 कर लें या 1 कर लें, ये तो आप लाजमी दें, क्योंकि आपके क्वेश्चन का जो है 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो 20 मार्क्स के हिसाब से आपने इसकी डिवीजन करनी है। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो इंट्रोडक्शन है वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होना चाहिए। वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में किस तरह से होना चाहिए, आप जो है वो क्वेश्चंस की सारी डायमेंशन को कवर कर रहे हो। आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा जेनेरिक ना हो, ऐसा ना हो कि आप एक इंट्रोडक्शन को याद कर लें और हर क्वेश्चन में आप उसी इंट्रोडक्शन को दोबारा लिखें। इससे क्या होगा कि एक जेनेरिक वाला जो आपका इमेज है वो जाएगा एग्जामिनर के पास, और वो ऑब्वियसली आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट करेगा। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन जो है वो इंगेजिंग होना चाहिए। आपके इंट्रोडक्शन से पता चलना चाहिए कि आप जो है आपने क्वेश्चन का ब्रेकडाउन बहुत अच्छे से किया, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो है वो एक टोन सेट करता है, ठीक है। उसके अलावा आपका इंट्रोडक्शन जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए। आपने ऐसा, अगर आप एक कोई जेनेरिक इंट्रोडक्शन याद कर लेते हैं तो उसका आपको नुकसान ये होगा कि आप जो
है वो रेलेवेंसी जो है उसको आप लैक करेंगे, ठीक है। तो आपने रेलेवेंसी को इंश्योर करने के लिए क्या करना है कि आपने इंट्रोडक्शन को वेल स्ट्रक्चर्ड करना है, इंगेजिंग रखना है और हर क्वेश्चन के हिसाब से लिखना। अब हम देख लेते हैं कि आपने क्वेश्चंस का इंट्रोडक्शन लिखना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो है ना वो स्टार्ट करना है या फिर एंड करना है एक कोट के साथ, ठीक है। और वो कोट कितनी की होनी चाहिए, 2 to 3 लाइन्स की होनी चाहिए। अब हम इसकी जो एग्जांपल है इस पूरे बैकग्राउंड की वो हम आगे अभी रिसेंट जो क्वेश्चन आया है उसके हिसाब से करके देखेंगे, तो उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यू विल हैव टू स्टे ट्यून्ड, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्ट और एंड विद अ कोट। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपने एक इंट्रोडक्शन में एक ही कोट डालनी है। आप एक इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कोट्स नहीं डाल सकते। अब कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि एक स्टार्ट में कोट डाल रहे हैं, वो एक एंड में डाल रहे हैं, एक दरमियान में डाल रहे हैं। तो आपने कभी भी एक तो इंट्रोडक्शन को ब्रेक नहीं करना। आपने एक दफ़ा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है कोट के बाद या फिर कोट से पहले, तो आपने उसी को लेकर चलना है, ठीक है। तो ब्रेक नहीं करना, तो उसके रूल के हिसाब से आप एक ही कोट डाल सकते हो, वो आप या स्टार्ट में डालोगे या एंड में डालोगे, ठीक है। और वो 2 to 3 लाइन्स की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक आ रही है कोट, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखने हैं एक रेलेवेंट कोट जो आपके थीम को, जो आपके क्वेश्चन का थीम है उसको रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप आपका ये आएगा कि आपने एक कॉन्टेक्स्ट डेवलप करना है ताकि आपके क्वेश्चन की जो है वो अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप हो जाए, आपको एग्जामिनर को समझ आ जाए कि आपने जो है वो क्वेश्चन के आइडिया को ग्रैस्प कर लिया। अगर रेलेवेंट, अगर जरूरी है तो आप डिफाइन कर दें कुछ की टर्म्स को इफ नेसेसरी, ठीक है। और ये आपने सारा काम 4 to 5 लाइन्स में कंप्लीट कर देना, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है उनको, जो भी क्वेश्चन में यूज हुई है, वो अगर आपको लगता है कि जरूरत है उनको डिफाइन करने की तो आप उनको डिफाइन कर दीजिए। उसके बाद आता है आपने स्कोप क्वेश्चन का जो है वो कवर करना है। अब इसकी सारी एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे, तो आप अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ नहीं भी क्लियर हो रही है तो वो जब आप एग्जाम्पल में इसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगी। आपने स्कोप को कैसे कवर करना है, आप जो भी क्वेश्चन है आपका उसमें कुछ की टर्म्स होती हैं, कुछ की स्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वो की स्पेक्ट्स और टर्म्स जो है वो आप क्वेश्चन में स्कोप वाले पोर्शन में आप एड्रेस कर दोगे, ओके। और इसको आपने ज्यादा पोर्शन देना है, ऑब्वियसली जब आपने डिफाइन कर दिया, आपने कोड लिख दी, अब आपकी डिटेल आ रही है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा पोर्शन देना पड़ेगा। 6 to 8 लाइन्स तक आप इसको लेके जा सकते हो। और आपने अगर डिफरेंट डायमेंशंस पूछी हुई हैं, जैसे कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इस तरह की कोई डायमेंशन पूछी है, तो आपको हर एक लाइन या हर एक आइडिया उस हिसाब से थोड़ा सा देना पड़ेगा ताकि जो है वो एग्जामिनर को आइडिया हो जाए कि आप जो है वो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन कर पा रहे हो, आप जो है वो क्वेश्चन के स्कोप को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है आपने जो है वो अपना एक क्लियर स्टांस जो है वो डेवलप करना है अगर जरूरी है तो। इसका क्या मतलब होता है, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको स्टांस लेने की जरूरत नहीं होती, एग्जामिनर ने आपसे नहीं पूछा होता कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे एग्जामिनर ने आपको पूछा होता है कि आप जो है वो एक आपकी क्या राय है इस बारे में, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, ये बताएं। और अब की दफा जो रिसेंट अटेम्प्ट CSS की है, PMS की है, आप उसमें देखेंगे कि जो एग्जामिनर की जो स्ट्रेटेजी है क्वेश्चन पूछने की वो बार बार ऐसी हो गई है कि वो बार बार जो है वो कैंडिडेट से उसका ओपिनियन पूछने लग गया, उसका स्टांस पूछने लग गया। तो अगर आप यहाँ पे स्टांस अपना नहीं बताएंगे तो ऑब्वियसली आप जो है वो मार्क्स को लूज करेंगे। तो ये लाजमी है कि आप जो है वो एक क्लियर स्टांस ले लें अगर जरूरी है तो, और अगर नहीं भी जरूरी है तो भी एक क्लियर जो है वो टोन सेट कर दें यहाँ पे आके। आप इससे क्या होगा कि पता चल जाएगा कि आप जो है वो क्वेश्चन को इस साइड पे लेके जा रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, क्लियर पोजीशन सबसे पहले तो लेनी है टॉपिक पे। उसके बाद आपने न्यूट्रलिटी को जो है वो अवॉइड करना है अनटिल और अनलेस क्वेश्चन जो है वो डिमांड करता है कि आप एक बैलेंस अप्रोच को लेके चलो, ठीक है। तब तक जो है वो आपने क्वेश्चन में जो है न्यूट्रलिटी यानी न्यूट्रल अप्रोच आपने नहीं लेके चलनी। उसके बाद एंड पे हम क्या करेंगे, हम अपने कंक्लूजन को इंट्रोडक्शन को हम कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूड कैसे करना है, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने अगर एक कोट स्टार्ट में लिख दी है तो उसके बाद आप यहाँ पे कोट नहीं लिखेंगे। अगर आपने स्टार्ट में कोट नहीं लिखी है तो आप यहाँ पे कोट से भी एंड कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक अच्छा सा कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स लिख सकते हैं, या फिर आप ओवरऑल एक पॉजिटिवली जो है जैसे फॉर एग्जांपल वाटर क्राइसिस आ गया या कोई एनर्जी क्राइसिस आ गया तो आपने एंड पे ये लिख देना है जो भी आपने क्वेश्चन में आगे डिस्कस करना है। जैसे आपने ये लिख देना है कि ये ज़रूरत है कि जो है वो प्रेगमेटिक मेजर्स लिए जाएं जिसकी वजह से क्या होगा कि एनर्जी क्राइसिस जो है वो कॉल हो जाएंगे। तो इस तरह का कोई कंक्लूडिंग लाइन जो है वो आप लाजमी लिखो। उसके बाद वो कंक्लूडिंग लाइन आप जो है ना अपने स्टांस को रेनफोर्स करने के लिए भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये 2 to 3 लाइन में आपने कंक्लूड कर देना है। यहाँ तक क्या होगा कि आपका जो है वो 1.5 पेजेस का इंट्रो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ओवरव्यू देख लेंगे। सबसे पहले आपने क्या किया था, आपने ओपनिंग कोट से अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया। उसके बाद आपने जो कॉन्टेक्स्ट उसका डेवलप किया, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि किसी चीज़ को डिफाइन करने की जरूरत है तो आपने उसको डिफाइन किया। उसके बाद आपने अगर जरूरी है कॉन्टेक्स्ट डेवलप करने के लिए तो आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद आपने जो है क्वेश्चन के स्कोप को अंडरस्टैंड किया और आपने सारी डायमेंशन जो है वो उनको कंसाइजली दैट नीड्स टू बी फोकस्ड, आपने कंसाइजली उनको डिफाइन करना है। इंट्रोडक्शन में आपने डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं देनी होती, लेकिन आपको इनफ कंसाइज रहना पड़ता है और इनफ क्लियर रहना पड़ता है कि आपका स्टांस जो है वो एक ही नज़र में एग्जामिनर को जो है वो समझ आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपने अपना स्टांस जो है अगर जरूरी है तो आपने क्लियरली उसको स्टेट कर देना है। और उसके बाद आपने एक क्लोजिंग सेंटेंस लिखना है। अगर आपने यहाँ पे कोट नहीं लिखी तो आप यहाँ पे कोट लिख सकते हो, और अगर आपने यहाँ पे कोट लिख दी है तो आप यहाँ पे कोट को अवॉइड करेंगे। और उसके बाद आपने जो है अपना स्टांस जो है वो उसमें रीइंफोर्स करना है, कोई भी अच्छा सा क्लोजिंग सेंटेंस लिख देना है जिससे क्या हो कि आपका जो है वो इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या होगी। अभी ये एक रिसेंट पाक फेयर 2025 के क्वेश्चन में CSS के क्वेश्चन में CSS के पेपर में ये क्वेश्चन पाक फेयर में आया है, 2025 का ही है ये क्वेश्चन। उन्होंने एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा कि हाउ डिड इंडस वाटर ट्रीटी। अब इंडस वाटर ट्रीटी जो है बहुत फेमस एक वाटर क्राइसिस में पढ़ा जाता है, फेमस डायमेंशन है, फेमस टॉपिक है। तो उन्होंने पूछा कि हाउ डिड इंडस वाटर ट्रीटी अफेक्ट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन करने की इसको जरूरत नहीं है। उसने सिंपल सी ये बात पूछी है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसने किस तरह से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को और रिलेशन को, अब 2 डायमेंशन आगे अफेक्ट किया है किसमें, पाकिस्तान और इंडिया में, ऑब्वियसली इन 2 स्टेट्स के बीच में है। तो इसका आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन था।
ठीक है, पाक अफेयर्स के पेपर में। तो इसके इंट्रोडक्शन के लिए आपने क्या करना है, इसके इंट्रोडक्शन के लिए अब मैंने इसको ब्रेक डाउन किया, अब इसको देखिएगा। आपने सबसे पहले तो एक कोट लिख दी, ठीक है। कोट लिख के आपने क्या बताई, इंपॉर्टेंस बता दी वाटर की। आपने लिखा वाटर इज लाइफ मैटर एंड मैट्रिक्स मदर एंड मीडियम, देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि कोट का हमेशा आपने रेफरेंस देना है। अगर आपने रेफरेंस नहीं दिया, योर ओपिनियन विदाउट रेफरेंस इज जस्ट एन ओपिनियन, ठीक है। आपको नहीं पता, एग्जामिनर को नहीं पता कि ये कोड किसकी है, तो एग्जामिनर ऑब्वियसली इसको कट आउट कर देगा। तो आपने क्या करना है कि एक तो कुछ रेलेवेंट सी कोर्स याद कर लें। जब भी आप कोई टॉपिक प्रिपेयर करें, उसके रेलेवेंट जो है वो आप कोर्स याद कर लिया करें। एनर्जी क्राइसिस हो गया, कुछ भी हो गया, वाटर क्राइसिस हो गया, एग्रीकल्चर क्राइसिस हो गया, या कुछ भी दूसरा टॉपिक हो गया, तो आप क्या किया करें, उसके रेलेवेंट जो है वो कोर्स याद कर लिया करें। ये सिर्फ पाक अफेयर्स के लिए नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए है, ठीक है। और उसके अलावा देखिए, ये तो बड़ी फेमस ही कोट है, ये तो हम छोटी क्लासों में भी पढ़ते हैं। तो आपने इसको जो कोट को जो है वो इससे जो वाटर की इंपॉर्टेंस है वो आपने बता दी, ठीक है। तो ये एक हुक हो गई या रेलेवेंट कोट हो गई जो आपने ऐड कर दी, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका इंट्रोडक्शन जो है वो बड़ा स्टैंड आउट करेगा, अच्छा लगेगा। उसके बाद ये देखें, ये वाला बॉक्स जो है, ये आपने बॉक्सेस उधर नहीं बनाने क्वेश्चन में, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड मैंने ये ड्रॉ किया है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने देखिए एक कॉन्टेक्स्ट डेवलप किया। आपने कहा कि वाटर हैज ऑलवेज बीन अ क्रिटिकल रिसोर्स इन साउथ एशिया, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड की डिस्कशन कर रहे हो, वेयर इंडस्ट्री एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन रिवर सिस्टम, ठीक है। साउथ एशिया का आपने जिक्र कर दिया। उसके बाद आपने ये थोड़े से जार्गन्स होते हैं जो आप यूज करते हो, तो आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छा लगता है, आपने यूज कर दिया, ठीक है। आपने बता दिया कि वाटर की जो है इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि उस थोड़ा सा कॉन्टेक्ट डेवलप करने के लिए यहाँ से आप थोड़े से क्वेश्चन की तरफ आ गए इस पोर्शन में, ठीक है। यहाँ पे क्या था, आप जनरल चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि आप थोड़े से स्पेसिफिक हो गए। आपने क्या किया, आपने बताया कि पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1947 नॉट ओनली डिवाइडेड लैंड बट आल्सो सीवियर्ड कंट्रोल ओवर वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। द इंडस रिवर सिस्टम बिकेम पॉइंट ऑफ कंटेंशन फॉर न्यूली फॉर्म स्टेट्स। कौन कौन सी थी, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट जो है वो डेवलप हो गया, बैकग्राउंड जो है वो डेवलप हो गया। आपने जो है 2 to 3 लाइन्स में ये चीज़ कवर कर दी। उसके बाद अब हम थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट यहाँ पे क्या होगा, आपने जो है वो स्कोप बताना है, और जो है मैंने कहा था कि अगर जरूरत है तो डिफाइन करने की टर्मिनोलॉजीज को। अब उसने क्या किया था, उसने पूछा था इंडस वाटर ट्रीटी, तो आप जो है वो अब इंडस वाटर ट्रीटी की तरफ मूव कर जाएंगे। आप क्या कहेंगे कि टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट, कौन सा डिस्प्यूट, जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्प्यूट था, उसको रिजॉल्व करने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन की गई, ठीक है। कब, 1960 में, ये उसने क्वेश्चन में बता दिया था। और किसने मीडिएट करवाई थी, वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट करवाई। उसके बाद आपने लिखा कि इसकी टर्म्स की, किसकी टर्म्स की, IWT की टर्म्स के अकॉर्डिंग इंडिया जो है उसको कंट्रोल दे दिया गया ईस्टर्न रिवर का, सतलुज, ब्यास और रावी का, और पाकिस्तान जो है उसको कंट्रोल दे दिया गया वेस्टर्न रिवर का, इंडस, झेलम और चेनाब का, ठीक है। और जो ट्रीटी जो है उसने क्या किया, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी इसको कंसीडर किया जाता है। और बहुत सारे स्कॉलर्स ने और बहुत सारी बुक्स में इंडस वाटर ट्रीटी को एज ए सक्सेसफुल ट्रीटी माना जाता है। ऑल्दो इसके भी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स इस पे भी हैं, लेकिन इसको एक सक्सेसफुल ट्रीटी फॉर वाटर कन्फ्लिक्ट्स माना जाता है, ठीक है। उसके बाद ये आपने क्या किया, यहाँ तक आपका जो है वो स्कोप जो है क्वेश्चन का वो सारा डिफाइन हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो आपके क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था उसकी तरफ मूव कर जाना है। ये वाला, ये देखिए, यहाँ पे उसने कहा था इफेक्ट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलेशन, ये वाले पार्ट को डिस्कस करने के लिए आप यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आपने क्या किया कि वाटर ट्रीटी ब्रॉट स्टेबिलिटी एंड वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट्स। आपने बोला कि ऑल्दो इससे क्या हुआ, वाटर के जो कन्फ्लिक्ट्स थे वो तो खत्म हुए, लेकिन ये भी जो है वो कंट्रोवर्सी से फ्री नहीं है, और इसमें भी बहुत ज़्यादा टेंशन है, ठीक है। आपने लिखना है कि ओवर द ईयर्स इंडिया जो है उसने बहुत ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो वेस्टर्न रिवर पे बहुत ज़्यादा उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं। उसके बाद पाकिस्तान जो है उसका यहाँ पे बहुत सारा जो है ना डेटा आपके माइंड में आ रहा होगा, हो सकता है आपके पास ये डेटा आ रहा हो कि पाकिस्तान की जो है वो वाटर डिमांड कैसे बढ़ रही है। उसके बाद आपके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के नाम आ रहे हो आपके जहन में, ऐसा बहुत सारा कुछ जो मटीरियल है वो आपके माइंड में ये सब कुछ पढ़ के आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देखो हम उतनी डिटेल नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि एक ओवरव्यू दे दिया कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान की डिमांड का, वाटर शॉर्टेज का, और उसके बाद आपने ये कह दिया कि उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट जो हैं वो अराइज हो रहे हैं। उसके बाद आपने ये एक एंड पे कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखा, यहाँ पे आपने बता दिया कि इसकी वजह से क्या होता है, पॉलिटिकल सेंसिटिविटी ऑफ वाटर इश्यूज बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया नीड्स टू बी एड्रेस्ड, ठीक है। तो इसकी मदद से आपने क्या किया, आपने अपने स्टांस को जो है वो भी बता दिया, और उसके बाद आपने अपना एक कंक्लूडिंग सेंटेंस भी दे दिया। तो दिस इज हाउ यू विल राइट अ इंट्रोडक्शन। और इस इंट्रोडक्शन में अब आप देखें कि ये इंट्रोडक्शन की लेंथ जो है वो बहुत अच्छी है, और इसकी मैं जो है वो PDF आपको उसमें PDF जो है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसको अगर आप एनालाइज दोबारा करना चाहें तो आप देख सकते हैं, आप समझ लेंगे, ठीक है। तो अब ये एक बहुत अच्छी, एक बहुत सफिशिएंट लेंथ का जो है वो आपने एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लिया। अब इसमें क्या है, आपने क्वेश्चन की सारी डायमेंशंस को जो है वो हिट किया है, और ऑब्वियसली एक डिटेल्ड इंट्रो है, एक वेल स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक डाउन है, और वो नजर आ रहा है इसमें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अब देखिए, इसको मैंने कहीं पे भी ब्रेक नहीं किया है, तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर जो है वो ये देखेगा कि आपका जो है टॉपिक पे आपकी ग्रिप बहुत ज़्यादा है, और जो है वो आपको अच्छे से टॉपिक को हैंडल करना आ रहा है, ठीक है। अब ये था हमारा इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन। अब जो मेन एक और सेक्शन जो है वो आपके पास समझ में आता है, वो आता है आपके कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन जो है उसमें आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, आपने कंक्लूजन में कभी भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन को आपने ऐड नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि नो न्यू इन्फो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप इन कंक्लूजन लिखते हुए जो है वो आपके माइंड में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, तो आप कंक्लूजन में कुछ नया सेंटेंस ऐड कर देते हो, वो चीज़ आपने कंप्लीटली जो है वो अवॉइड करनी है, ठीक है। आपने कंक्लूजन जो है वो एक आपका इन कंक्लूजन की इंट्रोडक्शन की तरह एक वेल स्ट्रक्चर्ड कंक्लूजन होना चाहिए आपका। और मोस्टली ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है वो इंट्रोडक्शन और प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा कर देते हैं, लेकिन कंक्लूजन को जो है वो अक्सर जो है स्टूडेंट जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं। कभी कभी तो लिखते ही नहीं है, लिखते हैं तो 2 to 3 लाइन्स का कर देते हैं,
हैं, ये एक अच्छी अप्रोच नहीं होती। इससे ये जाहिर होता है कि एक तो आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत खराब है, दूसरा ये है कि आपको अपनी चीज़ों को क्लोज नहीं करना आता, ठीक है, और ये एक कोई अच्छा जो है वो डिपिक्शन नहीं है। तो आपने क्या करना है कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड आपने कंक्लूजन लिखना है। आपने क्या करना है, जितने भी आर्गुमेंट्स आपने की आर्गुमेंट जो है वो बताए हैं उनको आपने समराइज करना है, ठीक है, और अपने जो है स्टांस को रीइंफोर्स करना है, यानी कि रीस्टेट करना है, और आपने कोशिश करनी है कि आप जो है वो एक लास्टिंग इंप्रेशन जो है वो छोड़ें। उसके बाद आपने क्या करना है कि आर्गुमेंट्स को ये हम स्ट्रक्चर समझने लगे हैं अब 4 to 5 लाइन्स में। कंक्लूजन जो है वो ऑब्वियसली इसकी जो है लेंथ इंट्रोडक्शन से बहुत कम होती है, मोस्टली जो है वो आप 8-10 लाइनों में जो है इसको खत्म कर रहे होते हो। तो आपने क्या करना है, आप इससे भी कम कर सकते हो, 2 to 3 लाइन्स आप यहाँ पे कर लें। आपने अपने की आर्गुमेंट जो है उनको ब्रीफली जो है वो रीस्टेट करना है मेन पॉइंट्स को। उसके बाद आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। बहुत सारे बच्चे ऐसा करेंगे कि जो उन्होंने स्टार्टिंग में लिखा था उसी को दोबारा कॉपी पेस्ट कर देते हैं। आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, रीफ्रेज करना है। आप अपने मेन पॉइंट्स को कंसाइज मैनर में, जितना ज़्यादा ब्रीफली आप करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपको मार्जिन मिलेगा कि आप ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। तो यू विल हैव टू बी वेरी कंसाइज in your writing and you will have to be very clear and you will have to use the summarized tone, okay। नेक्स्ट आपने क्या करना है, रीइंफोर्स करना है अपने स्टांस को। अगर तो क्वेश्चन में आपने कोई स्टांस लिया था तो आपने उसको रीस्टेट अपने जो है डेफिनेटिव टोन में आपने जो है वो उसको रीइंफोर्स लाजमी करना है, ठीक है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अक्सर निगलेक्ट हो जाती है। 1 to 2 लाइन्स आप इसको दे लें। उसके बाद जो है वो आपने सोल्यूशन सेंटेंस लिखना है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप जो है वो वे फॉरवर्ड दे रहे होते हो। तो जब आप वे फॉरवर्ड दोगे कुछ क्वेश्चन में, तो वो सोल्यूशन सेंटेंस जो है वो आपने अपने कंक्लूजन में एक दफ़ा मेंशन कर देना है, जो आप उसका सिर्फ थोड़ा सा रेफरेंस दे दें, थोड़ा सा हवाला दे दें, ठीक है, उसको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर दें। ये नहीं है कि आपने पूरे का पूरा जो है वो सारा ही एक्सप्लेन करने लग जाना है कि मैंने ये वे फॉरवर्ड दिए हैं या ये मैंने जो है वो मेजर्स दिए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक थोड़ी सी अगर आप रिफ्लेक्शन दोगे तो वो एक प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड जो है वो आपका कंक्लूजन जो है वो लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे एंड आपने करना है विद द कोड और कंक्लूडिंग सेंटेंस। अच्छा देखिए, आप जो है अगर कंक्लूजन को कोड के साथ, मेरी अप्रोच होती थी कि मैं इंट्रोडक्शन को स्टार्ट जो है वो कोड के साथ करती थी और कंक्लूजन के एंड पे कोड लिखा करती थी। मतलब ऐसा नहीं करती थी मैं कि इंट्रोडक्शन के एंड पे कोड लिखूँ या कंक्लूजन के स्टार्ट पे लिखूँ, ठीक है। तो इट्स टोटली अप टू यू। आप ऐसा कर लें कि आप जो है कंक्लूजन के एंड पे अगर आप कोड लिखें तो वो एक ज़रा अच्छी चीज़ लगती है, और कंक्लूजन के एंड पे जो कोड हम लिखते हैं, जैसे हम ऐसे में भी लिखते हैं कभी कभी, तो वो लाजमी नहीं है कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो। लाइक आपको उसको जो है वो जो एक हम उसको लिंकिंग सेंटेंस जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे। लेकिन अगर आप एक कोड डाल देते हो या आप एक अच्छा सा कंक्लूडिंग सेंटेंस लिख देते हो, जैसे मैंने एग्जांपल में कोड नहीं लिखी लेकिन मेरा कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है वो थोड़ा पावरफुल है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो है वो कंक्लूजन बहुत अच्छा जाता है। अब हम इसकी भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन की जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था, ये वाला क्वेश्चन जो है इंडस वाटर ट्रीटी वाला, कि किस तरह से इफेक्ट करता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को, रिलेशन को बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, इसी का हम कंक्लूजन की एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा मैंने लिखा है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो एक कॉर्नर स्टोन है वाटर मैनेजमेंट साउथ एशिया में, ठीक है। ये जो है ये सारी चीज़, ये सारा पोर्शन जो है वो कॉन्टेक्स्ट को दोबारा से बता रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा कि टेंशन के अलावा कौन सी टेंशन जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी में जो चल रही है, ठीक है, टर्म्स ऑफ सराउंडिंग टर्म्स ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, द ट्रीटी हैज सर्वाइव्ड वॉर्स प्रूविंग इट्स रेजिलियंस, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये मैंने ओवरऑल समरी बता दी इसकी। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो उसको एक बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट माना जाता है वाटर कंट्रीज के हिसाब से। तो यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जो मेरा पूरा पोर्शन है, ये ब्लॉक जो है ये क्या कर रहा है, ये एक समराइज कर रहा है मेरे स्टांस को, ठीक है। अब दूसरे में अब हमें क्या बताया गया, हमसे क्या पूछा गया था कि वो कौन कौन सी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और रिलेशन किस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अप्रोचेज ले सकते हैं और लेंगे, क्योंकि उसने ऐसा नहीं कहा कि किस तरह से रिलेशन खराब हो रहे हैं, उसने ऐसा नहीं कहा कि किस तरह से रिलेशन ठीक हो गए, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो मार्जिन है दोनों चीज़ों को हैंडल करने का। तो अब हमने क्या किया, एक दफ़ा तो हमने ये पॉजिटिव वाली, इस ब्लॉक में पॉजिटिव वाली बात बता दी, ठीक है, इस वाले पूरे ब्लॉक में। उसके बाद हम यहाँ पे बताएंगे, ये अब आपको विजिबल होगा, यहाँ पे हम बताएंगे कि ऑल्दो ये अच्छा एक प्रोजेक्ट तो है, अच्छी ट्रीटी तो है, लेकिन न्यू चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज, अब देखिए 1960 में जो है डेवलप किया गया था। ऑब्वियसली उस टाइम पे ये वाले चैलेंजेस नहीं थे, जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो अब इमर्ज हो रहे हैं, वो तब नहीं थे, ठीक है। तो आपने ऐसा लिख देना है, ऐसे जार्गन यूज करने हैं जिससे आपको जो है स्टांस अच्छा लगे। आपने कहना है कि न्यू चैलेंजेस जिस तरह के क्लाइमेट चेंज और राइजिंग वाटर डिमांड जो है वो क्या करता है, उससे थ्रेट आ रहा है किस पे, इफेक्टिवनेस पे, IWT की, ठीक है। उसके बाद आपने कहना है फिर वही इंडिया के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी जो है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन हो रही है। अब इससे इस ब्लॉक से क्या होता है, इस ब्लॉक से ये डिपेक्ट हो रहा है कि आपने एक तो एनालिसिस दे दिया, ठीक है, उसके बाद आपने करंट इश्यूज को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। अब देखिए बड़ा वेल स्ट्रक्चर्ड आपका जो है वो कंक्लूजन जा रहा है। अब आपने कंक्लूजन को भी ब्रेक नहीं करना, जैसे मैंने आपके लिए ब्लॉक्स बनाए हैं, मैंने आपको समझाने के लिए बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि आपने कहना है कि दोनों स्टेट्स को, अब मैंने आपसे कहा था कि आपने सोल्यूशन सेंटेंस की तरफ रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे कि इसको उसके आप सॉल्यूशंस तो देंगे कि किस तरह से जो है ये रिलेशंस जो है वो ठीक हो सकते हैं, किस तरह से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ठीक हो सकती है, ठीक है। तो अब आप क्या करो कि यहाँ पे आके आप एक सोल्यूशन सेंटेंस लिख दो और उस सोल्यूशन सेंटेंस को आप जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा एक हवाला दे दो, ठीक है। इस सोल्यूशन सेंटेंस से क्या होगा कि आपका इंट्रोडक्शन जो है वो वेल स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आपने लिखा कि दोनों स्टेट्स को जो है वो अपने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो स्ट्रेंथन करनी चाहिए, किसके लिए, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि आप एंड पे या तो एक कोड डाल दिया करो, कोड अगर आपने नहीं डालनी तो फिर आप क्या किया करें कि एक कंक्लूडिंग सेंटेंस आप अपना जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सा डाल दिया करें। अब यहाँ पे मैंने कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखा है, कंक्लूडिंग सेंटेंस में आप लिख दो कि वाटर डिस्प्यूट्स इफ लेफ्ट अनरिजॉल्व कैन लीड टू वॉर। अब आप यहाँ पे वो वाली कोट भी एक लिख सकते हैं जो बड़ी फेमस ही कोट है कि अगर पिछली सदी की जो वॉर्स हैं वो तेल के लिए लड़ी गई थी, तो इस सदी की वॉर जो है वो पानी के लिए लड़ी जाएंगी। इसका मुझे ऑथर मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन आप वो भी लिख सकते हैं, ये वाली कोड भी रेलेवेंट है, ठीक है। अगर आपको वो याद है तो आप वो लिख दें। इसके अलावा अगर आपको कोड नहीं याद आती कोई, तो आप क्या करें कि आप सिंपल जो है
एक अच्छा सा पावरफुल सा कन्विंसिंग जो है आप सेंटेंस लिखें, ठीक है। आपने लिखा कि वाटर डिस्प्यूट जो है इफ लेफ्ट अनरिजॉल्व कैन लीड टू वॉर, कॉपरेशन इज द ओनली पाथ टू सस्टेनेबल पीस। और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आपने जो है वो आपने डायलॉग को प्रेफर करना है, ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स हो गए, ठीक है। आपने जब भी कोई प्रैग्मेटिक मेजर देना है तो आपने डायलॉग को फर्स्ट पे रखना है। अब इसका प्रैक्टिस मेथड क्या होगा? प्रैक्टिस मेथड के लिए आपने सबसे पहले तो आप आउटलाइन प्रैक्टिस किया करें पास्ट पेपर्स की, ठीक है। आउटलाइन जो है वो पास्ट पेपर्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। किस तरह से? आपने इसमें सिर्फ इंट्रो और कंक्लूजन जो है वो ऐड कर दिया करना है, और बाकी जो है वो सारी सब हेडिंग्स जो हैं वो आप लिख दिया करें। और इसको फिर आप जो है वो जिनसे भी आप चेक करवाते हैं आप उनसे चेक करवाएं, और इससे जो भी आप टॉपिक प्रिपेयर करें उससे रेलेवेंट जो है वो आप क्वेश्चन जो है वो देखें, ठीक है, जो भी आप के पेपर में आया हो, पिछले एग्जाम में आया हो। उसके बाद आप क्या करें, आप उसका एक कन्विंसिंग सा इंट्रो लिखें क्वेश्चन का, और उसका एक कंक्लूजन लिखें, और दरमियान में जो भी आपने सब हेडिंग्स डाली हैं उनकी डिटेल ना लिखिए, सिर्फ उनकी सब हेडिंग्स के नाम लिख दीजिए, ठीक है। और अगर आपने बहुत डिटेल लिखनी है तो जो भी आपने सब हेडिंग में फैक्ट्स यूज़ करने हैं उनको डाल दीजिए, फिगर्स बना दीजिए, लेकिन इतना भी करने की जरूरत नहीं होती। आपकी जो है वो प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप सिर्फ इंट्रो डालें और कंक्लूजन ऐड करें, और उसके बाद जो है आप सब हेडिंग्स डाल दें, ठीक है, और कुछ फैक्ट्स वगैरह जो आपको लगे कि जरूरी है उसको डालें। और उसके बाद जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका इंट्रो और आपका कंक्लूजन जो है वो कन्विंसिंग होता जाएगा, और जो है वो आपका ओवरऑल क्वेश्चन की जो टोन है वो आपको अच्छी सेट करनी आ जाएगी। इसके अलावा इस प्रैक्टिस से क्या होगा कि आपका जो है ना आपको क्वेश्चन बहुत कम टाइम में मैनेज भी करना आ जाएगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को आप टाइम जो है वो प्रॉपर दें। आप कोशिश करेंगे 35 मिनट्स जो है वो एक क्वेश्चन को दिया करें, या मैक्सिमम जो है वो 40, ठीक है। और इसमें से फिर आपने क्या करना है, अगर आपने बहुत ज़्यादा भी लिखना है तो 8 से 9 मिनट जो है वो आप इंट्रो और कंक्लूजन को दें। अब ये आप टाइमर लगा के जो है ये प्रैक्टिस किया करें, और इससे क्या होगा कि आपका जो है वो आपको क्वेश्चन को जो है वो बहुत अच्छे से हैंडल करना आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप इन सबको जो है इन क्वेश्चन को और इनको एवेलुएट करवाना चाहते हैं तो आप मुझे भी भेज सकते हैं, या फिर आप जिससे भी एवेल्यूशन करवाते हैं आप उनसे एवेल्यूशन करवाएं। और इस प्रैक्टिस से क्या होगा कि ये प्रैक्टिस जो है वो आपकी आपके क्वेश्चंस में और आपके एग्जाम में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी।